हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन आंसर की सीरीज में हम 11 चैप्टर कर रहे हैं। 11 चैप्टर आपका है शहरी अर्थव्यवस्था। ठीक है, शहरी अर्थव्यवस्था का हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। इसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ। जो बचे हुए क्वेश्चन इस चैप्टर के हैं वो आज हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो आप लिस्ट में जाके चेक कर लीजिए, वहाँ आप देख लीजिए। ये आपका इग्नू पीए है, इसका कोड आपका है ESO 12। ठीक है, भारत में समाज सोसाइटी इन इंडिया। तो चलिए इसके बचे हुए क्वेश्चन हम कर लेते हैं आज इस वीडियो में। अगर आप किसी जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके आप सर्च कर लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे। या आपको वीडियो अगर नहीं है, अगर आप किसी और सब्जेक्ट का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन आप सब्जेक्ट कोड बताइएगा और सब्जेक्ट का अपने नाम बताना। ठीक है, चलिए इसमें बचे हुए क्वेश्चन आज हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड तक हम कर चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शहरी मध्यकालीन अर्थव्यवस्था में सेवकों और गुलामों की स्थिति कैसी थी। ठीक है, शहरी मध्यकालीन अर्थव्यवस्था में आपको सेवकों और गुलामों की स्थिति को दर्शाना है, बताना है। ठीक है, तो मध्यकाल में सेवक और गुलाम गरीब, उत्पीड़ित और शोषण भरा जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, मध्यकाल में कैसा जीवन ये लोग व्यतीत करते थे। सेवक और गुलाम जो होते थे वो उनका जीवन गरीबी से भरा होता था, उत्पीड़ित, उनके ऊपर अत्याचार किए जाते थे और उनके ऊपर शोषण भरा उनका जीवन होता था। ठीक है, उनके ऊपर शोषण किया जाता था, उन पे उत्पीड़न होता था, उनके ऊपर अत्याचार होता था। ठीक है, इस तरह का वो जीवन, एक दयनीय जीवन वो व्यतीत करते थे। एक शब्द में आप कह सकते हैं कि बहुत ही दयनीय जीवन व्यतीत किया करते थे। इसी काल के कुलीन वर्ग, ठीक है, कुलीन वर्ग मतलब उच्च वर्ग था, कुलीन वर्ग के लोगों की जीवन शैली और सेवक या गुलामों की जीवन शैली के मध्य एक कभी ना भर सकने वाली खाई थी। ठीक है, जो कुलीन वर्ग था, एक थोड़ा सा उच्च वर्ग आप कह सकते हैं, कुलीन वर्ग था, और जो सेवक वर्ग था, ठीक है, इन दोनों के बीच एक ऐसी गुलाम जो होते थे और सेवक होते थे, इनके बीच इतनी ज्यादा बड़ी खाई थी कि वो कभी भर नहीं सकती थी। ठीक है, कभी ना भर सकने वाली एक खाई थी इनके बीच। यह अंतर इतना अधिक था कि दास व गुलामों की स्थिति अत्यधिक दयनीय थी। ठीक है, जो दास थे, गुलाम थे, उनकी स्थिति कैसी थी, बहुत ज्यादा दयनीय थी। कारीगरों को कार्य के बदले में कम वेतन दिया जाता था। जो कारीगर थे उन्हें काम के बदले में बहुत कम वेतन दिया जाता था और नौकरी को दंड स्वरूप कोड़े मारे जाते थे। और जो नौकरी करने वाले होते थे, जो नौकर होते थे, ठीक है, कार्य करने वाले थे, जो नौकर होते थे, उन्हें दंड के बदले अगर उनसे कोई गलती हो जाती थी तो उनको कोड़े मारे जाते थे। दासों को बेचने का प्रचलन था और जो दास थे उन्हें बेच दिया जाता था। उन्हें अत्यंत सस्ते दामों में बेचा जाता था। खुली हवा में उन्हें कभी सांस लेने का अवसर भी प्राप्त नहीं होता था। दासों को एक बंधन के रूप में उपयोग किया जाता था। उन्हें एक बंधक के रूप में, उन्हें बंधक बना के रखा जाता था, बंधक के रूप में उपयोग किया जाता था उनका। दास यदि कभी अपनी मर्जी से भाग भी जाते थे तो उसे पाप का अपराध माना जाता था। तो ऐसा माना जाता था कि उसने कोई बहुत बड़ा पाप किया है, अपराध किया है। इस प्रकार मध्यकाल जो था हमारे समक्ष दासों व गुलामों का शोषण भरा जीवन ये लोग व्यतीत करते थे। दास और गुलाम थे, ये बहुत ही बुरा जीवन व्यतीत करते थे, आप ऐसे कह सकते हैं। इनका जीवन अत्यंत दयनीय जीवन था इनका। ठीक है, इनका जीवन बहुत ही बुरा और दयनीय जीवन ये व्यतीत करते थे। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में आपसे पूछा गया है भारत में आधुनिक औद्योगिकीकरण का अनैच्छिक परिणाम क्या है। ठीक है, इसका परिणाम आपसे पूछा गया है कि भारत में आधुनिक औद्योगिकीकरण का अनैच्छिक परिणाम क्या था। तो यहाँ पे आपको बताना है
भारत में आधुनिक औद्योगिकीकरण का विकास एक और जो भारत में आधुनिक औद्योगिकीकरण का विकास था वो लाभप्रद, वो कैसा था? लाभप्रद प्रतीत होता था। किस तरह का प्रतीत होता था? ये विकास जो था, विकास एक और लाभप्रद मतलब लाभदायक प्रतीत होता था। वहीं दूसरी ओर परिणाम स्वरूप इसके ये दोषपूर्ण भी प्रतीत होता था। एक और जहां इसे लाभप्रद कह सकते थे, ऐसा कहा जाता था कि लाभप्रद है, तो वहीं दूसरी ओर इसके दोष भी दिखाई देते थे। ठीक है, इसके दोष भी दिखाई देते थे। दोषपूर्ण प्रभाव को देखा जा सकता था। इसको व्यवस्थित करना कठिन हो चुका था। ठीक है, ये बहुत कठिन हो गया था कि इसको व्यवस्थित किया जाए, व्यवस्थित करना इसको मुश्किल हो गया था। इसकी अनुचित व्यवस्था ने ही अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया था। इसकी जो अनुचित अर्थव्यवस्था थी, इसकी व्यवस्था ठीक नहीं थी, इसी ने अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया था। अर्थात कहा जा सकता है कि आधुनिक औद्योगिकीकरण ने भारत की अर्थव्यवस्था को अपंग बना दिया था। ठीक है, ये कह सकते हैं कि औद्योगिकीकरण जो था, इसी ने भारत की अर्थव्यवस्था को अपंग कर दिया था, महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया और आधुनिक कारखाना प्रणाली का प्रारंभ होना इसका अनैच्छिक परिणाम था। उत्पादन की आधुनिक कारखाना प्रणाली ने अनेक समस्याओं को जन्म दिया, जिसका सीधा प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ा। ठीक है, तो इसकी बहुत सारी नेगेटिव पॉइंट है। तो आधुनिक औद्योगिकरण के अगर कुछ लाभ इसके दिखाई देते हैं, तो इसके लाभ से ज्यादा इसकी हानियां यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग में क्या अर्थ है? ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग से आप क्या समझते हैं या क्या अर्थ है, इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र से अभिप्राय उन क्षेत्रों से है, ये लाइन आप वैसी याद रख लेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्रों से अभिप्राय उन क्षेत्रों से है जिनमें उद्योग धंधों को सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, एक ऐसे उद्योग धंधे जिनको सरकार संचालन जिसका करती है, जिसका सरकार देखती है जिन्हें, इसके अंतर्गत इस्पात क्या क्या आते हैं, नाम आप याद कर लीजिएगा। इसके अंतर्गत इस्पात, कोयला, तांबा, एल्यूमिनियम, अभियांत्रिक उत्पादन, इस तरह के उत्पादन जो आते हैं, उत्पादन, उर्वरक, ठीक है, उर्वरक आप जानते होंगे, आधारभूत रसायन, कुछ रसायनें आती हैं जैसे दवाइयाँ, पेट्रोलियम, खनिज, रेल के डिब्बे, हवाई जहाज और समुद्री जहाज आदि का उत्पादन किया जाता है। सरकार द्वारा 11 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को नवरत्न की संज्ञा दी गई है। ठीक है, सरकार ने 11 ऐसे उद्योग हैं जिन्हें नवरत्न की संज्ञा भी सरकार ने दी है। ठीक है, नवरत्न आप याद रखेंगे, कितनों को दी है? 11 सार्वजनिक क्षेत्रों को सरकार ने नवरत्न की संज्ञा दी है। वो क्या क्या 11 क्षेत्र हैं वो आप देख लीजिए। इनमें से IPCL आता है तथा BSNL आता है। ठीक है, BSNL आता है का निजीकरण हो चुका है। इन दोनों का क्या है? इनका निजीकरण हो चुका है, याद रखेंगे आप। और अगस्त 2000 से अब केवल 9 रत्न उद्योग ही रह गए हैं। पहले 11 थे, 11 में 2 का निजीकरण हो गया है। इनके निजीकरण वालों के नाम आप याद रखेंगे कि एक तो IPCL है और दूसरा है BSNL। इनका निजीकरण हो गया है। 2 अगस्त 2000 से अब कितने बचे हैं? अब 9 रत्न, जो 9 रत्न उद्योग हैं वो 9 बचे हुए हैं। यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्रों का विस्तार तीव्र गति से हुआ है। ठीक है, इनका विस्तार जो है काफी तेजी से हुआ है, फिर भी ये जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के निजीकरण की प्रक्रिया निरंतर जारी है। ठीक है, इनकी निजीकरण की प्रक्रिया चल रही है, फिर भी जारी है। इन सार्वजनिक क्षेत्रों के अंतर्गत उत्पादित पूंजी निवेश लगातार बढ़ रही है।
ठीक है, इनका पूंजी निवेश जो है लगातार बढ़ रहा है। उपयुक्त विवरण से सार्वजनिक क्षेत्रों का आशय स्पष्ट होता है। ये कुछ सार्वजनिक क्षेत्र हैं जो कि सरकार के अंतर आते हैं, इसमें कुछ नवरत्न में आते हैं, कुछ का निजीकरण हो गया है। तो इनको आप 2 से 3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको याद रह जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि उद्योगों पर नई आर्थिक नीति का क्या परिणाम रहा। ठीक है, अब उद्योगों पर नई आर्थिक नीति का क्या परिणाम रहा ये आपको यहाँ पे बताना है। तो नई आर्थिक नीति का अभिप्राय अर्थव्यवस्था पर शासन के नियंत्रण में सने शिथिलता, और यहाँ पे जो सने धीरे धीरे स्थिरता आई है। ठीक है, शिथिलता और अनंत समाप्ति से है। ठीक है, या यूं कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के कार्य कारण में बाजार की स्थिति में पुनः स्थापना और सरकार के हस्तक्षेप का निवेश ही नई आर्थिक नीति को जन्म देने में सहायक रहा है। नई आर्थिक नीति की शुरुआत सन 1991 में तकनीकी जो 1991 में इसकी स्टार्टिंग हुई, सन याद रखिएगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव इस समय प्रधानमंत्री थे 1991 में जब इसकी शुरुआत हुई थी। तथा वित्त मंत्री, और इस समय वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। ठीक है, मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे। आप जानते होंगे कि मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, तो इनके नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई थी। यह आर्थिक नीति उत्पादन की सीमा बांधना, लाइसेंस, कोटा और परमिट की समाप्ति पर बल देती है। ये किन किन चीजों पर बल देती है इसको आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। सीमा बांधना, लाइसेंस, कोटा और परमिट की समाप्ति पर इसने बल दिया है। आज लाइसेंस प्रणाली मात्र 4 या 5 उद्योगों तक ही सीमित रह गई है। ठीक है, जो लाइसेंस प्रणाली है अब सीमित हो गई है 4-5 उद्योगों तक। नई आर्थिक नीति के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज व भारतीय अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव पड़े हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ पॉइंट से आपको समझाया गया है। पहला पॉइंट इसमें दिया गया है कि भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। भारत में जो आपको पता होगा कि प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर काउंट की जाती है हमारे यहाँ। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट है खाद्यान्न के उत्पादन में भी वृद्धि को देखा जा सकता है। ठीक है, खाद्यान्न के उत्पादन में भी वृद्धि को देखा जा सकता है। थर्ड पॉइंट, जो दैनिक जीवन की वस्तुएं सरलता से उपलब्ध हो रही हैं। जो दैनिक जीवन की वस्तुएं हैं, रोजमर्रा की वस्तुएं हैं, वो आसानी से मिल रही हैं। नेक्स्ट है भारत की आत्मनिर्भरता, उपभोग की वस्तुएं लगभग बढ़ गई हैं। ठीक है, भारत में जो आत्मनिर्भरता उपभोग की जो वस्तुएं हैं वो बढ़ गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है यहाँ पे देश में बिजली की उपभोग में वृद्धि हुई है। ठीक है, बिजली के उपभोग में भी वृद्धि हुई है हमारे यहाँ। नेक्स्ट पॉइंट है देश की शिक्षा सुविधाओं में 8 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई है। ठीक है, शिक्षा में भी वृद्धि हुई है जो काफी ज्यादा हुई है, 8 गुना से ज्यादा। इसके बाद भी इसके आर्थिक संकटों के नतीजे उजागर हुए। आर्थिक संकट के अंतर्गत विदेशी मुद्रा में भारी गिरावट, कीमतों में भारी वृद्धि, सार्वजनिक तथा बढ़ता घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय कर्ज, राजनैतिक क्षेत्रों में 4 महीनों की अवधि में 2 सरकारों का गिरना, ये सब अस्थिरता की ओर संकेत कर रहे थे। ठीक है, इतना कुछ हुआ था जिसके कारण ये जो हमारी आर्थिक गिरावट को भी बता रहे थे। इस दौर में भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि कुछ खास अच्छी नहीं थी। इस दौर में पूंजीपतियों को मनमानी करने की
खुली छूट मिल गई थी। इससे पूंजीपतियों के पास आय और संपत्ति का संकेंद्रण बढ़ता जा रहा था। इसमें बहुत ज्यादा इनके पास आय और संपत्ति हो गई थी जो पूंजीपति थे, अर्थात देश में हो रही उत्पादकता में वृद्धि के लाभ मुख्य रूप से पूंजीपतियों द्वारा ही हड़पे जा रहे थे। देखा जाए तो आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर कुछ कदम तो अवश्य ही बढ़ाए गए, परंतु रुपए के हो रहे अवमूल्यन, विदेशी ऋण पर आधारित निवेश तथा तकनीकी के आधुनिकीकरण के कारण नई आर्थिक नीति भी समस्याओं का समाधान करने में पूर्णतः सफल नहीं हो पाई थी। ठीक है, जो नई आर्थिक नीतियां बनाई गई थी वो भी सफल नहीं हुई थी इन सारी कमियों के कारण। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके जो बचे हुए कुछ क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, वरना वीडियो आपका बड़ा हो जाएगा। कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी और सब्जेक्ट का आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट का नाम आप बताइएगा, तो उसका वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।